हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो 5 दिसंबर को ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे साइंस के क्वेश्चनों का। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तब अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? तो अपने को पता है कि फोकस दूरी दर्पण का बिंब की दूरी और दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, इसके बीच ये संबंध होता है 1/f=1/u प्लस 1/v। f क्या है यहाँ पे? f है फोकस दूरी, u क्या है बिंब की दूरी और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी। तो ये अपने सामने अवतल दर्पण है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने पास में कोई वस्तु रखी हुई है और 20 सेंटीमीटर मान के चलो इधर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अपने पास में एक चिन्ह परिपट्टी होती है, उसमें क्या होता है कि ये जो दर्पण है इसके दाएं तरफ सारी की सारी जो मान होते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं और जो दाएं तरफ है वो सारे के सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो अपन ने दोनों को इधर माना है, ठीक, तो अपन ने दोनों को इधर माना है तो इनके दोनों के निशान जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो 1/f = 1/-10 प्लस 1/-20। अच्छा, इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है 1/f = 20 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -3/20। f = क्या जाएगा 20/3 माइनस का। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 6.67। ठीक है, अपने पास में 6.67 कहीं पे भी नहीं है लेकिन उसके नियरेस्ट मान है 10, तो हम इसको 10 पे ओके कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तनु हाइड्रोलिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन सही है? तो पहले हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। ठीक, ये हमारे पास में HCl है और ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट आएगा? हमारे पास में आएगा NaCl, हमारे पास आएगा H2O और हमारे पास आएगा CO2। ये 3 चीज़ हमारे पास में प्रोडक्ट में बनती हैं। अच्छा, अब हम ऑप्शन देखते हैं। केवल लवण और जल का भी निर्माण होता है, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा क्योंकि अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। पोप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ये भी गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भूरे धुएं का निर्माण होता है, अपने पास में कहीं पर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बन रही है। अच्छा, ए ऑप्शन है ये एक रंगहीन गैस का त्वरित निर्माण। जो CO2 गैस है ये अपनी रंगहीन होती है। ठीक है, और जब HCl और NaHO3 की जब अभिक्रिया होती है तो यह तेजी के साथ में निकलती है, बदबूदाहट करती हुई निकलती है और ये रंगीन गैस होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको त्वरित बोलते हैं कि त्वरित निर्माण हो रहा है इसका। ठीक है, अच्छा, आगे की लाइन क्या है? जो चूने का पानी दूधिया कर देती है। अच्छा, चूने का पानी क्या होता है अपना CaOH2 प्लस CO2। जब ये अभिक्रिया बनेगी तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है इसकी वजह से अपना जो पानी होता है वो दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक, तो अपना ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य सिलेक्टिव परमिएबल क्यों कहा जाता है? ये अपनी मान के चलो ये झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, तो ये काम क्या करती है? प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो इसके अंदर कोशिकाएं होते हैं। ठीक, तो ये कुछ जो चीज़ें होती हैं उनको अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को ये बाहर निकलने देती है। ठीक है, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक, तो
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देती है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। इसे अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? मान के चलो NaCl है, ठीक। तो Na का जो परमाणु क्रमांक है वो, और Cl का जो परमाणु द्रव्यमान है वो, इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है उसका जो टोटल होगा वो NaCl का परमाणु द्रव्यमान, वो उस NaCl का अणु द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी पहली लाइन, जो पहला अपना जो कथन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, उसके अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, ठीक है। तो अपना कथन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन सेकंड और कथन थर्ड देखते हैं। इसे अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है, तो ये बात एकदम सही है कि जो अणु का द्रव्यमान होता है उसे ही अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है। तीसरा कथन क्या है, इसे परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना कथन भी ठीक है। तो केवल कथन 1 और 2 सही है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल कथन 2 और सही है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल कथन 1 और 3 सही है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन 1 2 3 सही है, ये अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? रिवर लिफ्ट प्रणाली, तो ये अपनी सिंचाई की विधि है। ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? जहाँ पे नहरों में जो बहाव होता है वो कम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि सीधा नदी से पानी लिया जाता है, ठीक है। नहरें, ये भी अपनी सिंचाई के साधन है। कूप, कुएँ, ये भी अपनी। रोधी बांध, ठीक है। रोधी बांध ये सिंचाई के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक। ये अपना यूज किया जाता है किसके लिए? पानी के भंडारण के लिए। तो कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है? रोधी बांध, ये अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी तरंग दैर्ध्य 0.75 मीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, इसमें अपने पास में एक संबंध होता है v = f × लैम्डा, ठीक है। जहाँ पे v क्या है? ये इसकी चाल है, ठीक है। f क्या है? ये इसकी आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है? ये इसकी तरंग दैर्ध्य है, ठीक। f = v/λ, तो v का क्या मान है? 300 मीटर प्रति सेकंड, और लैम्डा का क्या है? 0.75, ठीक। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। 375, ये जब ये हटेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 75 से ये 4 बार हो जाएगा, तो अपने पास में 400 आ जाएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, तो 400 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। सी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनन विधि समष्टि में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी? लैंगिक, खंडन, द्विखंडन या मुकुलन? अब देखो, जो लैंगिक जनन होता है, अपने पास में जो जनन होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक में क्या होते हैं? नर और मादा, ठीक। ये दोनों मिलकर के और फिर जनन करते हैं। लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो जनन होता है वो खाली उसमें एक ही पार्टिसिपेट करता है। उसमें जैसे नर और मादा पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे अलैंगिक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो खंडन है, द्विखंडन है और मुकुलन है, ये अपने पास में क्या है? ये अलैंगिक है, ठीक। और लैंगिक जनन, अब अपने पास में क्वेश्चन क्या है? किस में ज़्यादा विविधता होगी? तो जब अपने पास में 2 हैं जिसमें लैंगिक जनन में नर और मादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा विविधता होगी, तो लैंगिक जनन अपना आंसर हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब की रेटेड शक्ति 110 वाट है और 220 वोल्ट है। बल्ब द्वारा ली गई धारा कितनी होगी? तो अपने पास में शक्ति, धारा और वोल्टेज के बीच में एक संबंध आता है P = VI, जहाँ पे P क्या है?
ये अपने पास में शक्ति है, V क्या है, ये वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, धारा है। तो I इक्वल टू P/V। तो P का मान क्या आएगा, P का मान 110 और वोल्टेज का मान 220। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.5। अच्छा, धारा का मात्रक क्या होता है, ये होता है एम्पियर। ठीक, तो 0.5 एम्पियर अपना बी अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु कार्बोनेट की हाइड्रोलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया से निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है, निकलने वाली गैस है। तो धातु कार्बोनेट कौन से हैं, देखते हैं। चलो एग्जांपल से Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट हो गया। इसकी अपन ने क्रिया कराई HCl से, तो अपने पास में क्या बना, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो अपने पास में कौन सी गैस निकल रही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब चूने के पानी से, ठीक है, CaOH2 से जब क्रिया करती है तो ये क्या बनाती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी को दूधे कलर का कर देता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फसलों को उनके वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय पर पानी उपलब्ध कराने से प्रत्यक्ष रूप से कौन से परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, पीड़कों के प्रति सुविधा में वृद्धि, उच्च अपेक्षित उपज, पोषक तत्वों में के अवशोष में कमी, विलंबित परिपक्वता। तो जब हम ठीक समय पे अपनी फसल को पानी जब देंगे तो क्या होगा, अपनी जो उपज है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो विलंब परिपक्वता ये नहीं होगा कि भाई देर से पक रही है, नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। पोषक तत्वों के अवशोषक में कमी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। पीड़कों के प्रति सुवेदता में वृद्धि, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी, उच्च उपेक्षित उपज। निलंबन विलयनों से भिन्न होते हैं क्योंकि, ठीक है, अब हम निलंबन और विलयन इसमें अंतर देखेंगे। निलंबन क्या होता है, ये विषमांगी मिश्रण होता है, और विलयन क्या होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, इसमें कणों को आंखों से देख सकते हैं, जबकि इसमें नहीं देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कण जम जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं जमते हैं। ठीक, ये एक बेसिक अंतर होगा निलंबन और विलयन के बीच में। ठीक है, अब अपन देखते हैं, इनका विलय पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, तो निलंबन का पूर्ण रूप से विलय नहीं होता, तो अपना ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ये पारदर्शी होते हैं, नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। इनके कण स्थायी रूप से रहने पर जमते नहीं है, जम जाते हैं इनके कण, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इसके कण होते हैं जो थोड़े बड़े बड़े होते हैं निलंबन के, और वो अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पादप काय में विभजित उत्तक के स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है। तो हम देखेंगे कि ये उत्तक होते क्या हैं। ठीक है, ये उत्तक उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं विभाजित उत्तक। ठीक है, अगर मैं स्थान की बात करूं तो स्थान के आधार पर मैं अगर इनको डिवाइड करूं तो एक होता है शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जड़ों में पाए जाते हैं और तनों में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, पार्श्व विभोज्य उत्तक। ठीक है, ये तनों में और जड़ों में जो मोटाई बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। ठीक, तीसरे कौन से होते हैं, अंतर्विष्ट विभोज्य उत्तक। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये टहनियों पे पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों पे, टहनियों पे, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो अपन देखते हैं कि ऑप्शन ए है कि संपूर्ण पादप पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये संपूर्ण पादप पर पाए जाते हैं विभाज्य उत्तक। ठीक है, क्योंकि जो पादप होते हैं उनमें हर जगह से ये नहीं होते हैं, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में। हाँ, ये सही हो जाएगा कि ये कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, तने के आधार पर, पत्तियों की नोक पर। ठीक है, तो ऐसा इनमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता अपना कि तने के आधार पर और पत्तियों के नोक पर, ये कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जड़ें हो गई, तना हो गया, पत्तियां हो गई। ठीक है, ये संपूर्ण उसमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक व्यायाम से हमें पेशियों में ऐंठन क्यों होता है। ठीक है,
तो ये क्या है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी डिमांड हमारा शरीर पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी तरीके से हमारा शरीर नहीं कर पाता है तो उस समय क्या होता है, उस समय होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, जब यह होता है तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसको कोशिका पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाती हैं। जब यहाँ नहीं तोड़ पाती हैं तो उससे क्या होता है, उससे होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण। लैक्टिक अम्ल का निर्माण। ठीक, जब ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जाता है तो हमको खिंचाव महसूस होता है। ठीक, और ऐंठन होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्योंकि पेशियां संकुचन कर्ण बंद हो जाती हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। शरीर के तापमान में कमी, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि व्यायाम के दौरान रक्त प्रवाह के पूरी तरह से रुक जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। ठीक है, तो परागण, निषेचन, अनुकरण, ये तीनों की तीनों लैंगिक में आती हैं। ठीक है, और वनस्पति प्रवर्धन ये अपनी अलैंगिक में आती है। ठीक है, अब हम परागण देखेंगे कि भाई परागण होता क्या है। ये क्या होता है, परागण ये लैंगिक प्रजनन है जहाँ पे परागण कहाँ पे, स्त्री केसर तक पहुँचते हैं। ठीक है, ठीक। निषेचन क्या होता है, यह नर और मादा के युग्मकों के मिलन की प्रक्रिया है। ठीक है, और अंकुरण क्या होता है, यह बीज से पौधे के विकसित होने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये तीनों के तीनों लैंगिक होते हैं और वनस्पति होता है ये अलैंगिक होता है। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 22 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 4 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठाता है, इसके द्वारा किए गए कार्य की गणना। ठीक है, तो कार्य की गणना W=mgh, इस फॉर्मूले से अपन करेंगे। m क्या है अपना यहाँ पे, वेट, मास। g क्या है अपना यहाँ पे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और h क्या है, ये है हाइट। ठीक है, तो m4 क्या हो जाएगा, ये मास कितना हो गया 22 kg। g कितना है, g दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और h कितना दे रखा है, h दे रखा है 4 मीटर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 22 को मैं जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 220 गुणा 4, और 220 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये 880। और जो कार्य की जो विमा होती है वो होती है जूल। ठीक है, तो 880 जूल। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। 2 कार्बन परमाणुओं को और एक हाइड्रोलिक्स OH पर्याकल्प समूह वाले कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या है। ठीक है, तो 2 कार्बन जब होते हैं तो क्या होता है, उसका एथ, यही पढ़ा हमने, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट। ठीक है, तो एथ हो गया। और हाइड्रोलिक्स ये OH है, ये प्रत्यय इसके साथ में जुड़ता है। तो जब ये लगता है किसी के साथ में OH लगता है तो इसको क्या होते हैं, एल्कोहल। ठीक, ये होता है, तो ओल जुड़ जाता है तो एथेनॉल, ये अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेथनॉल में क्या होगा, मेथनॉल में क्या होता है, 1 कार्बन होता है। ठीक, और उसके साथ में एल्डिहाइड जुड़ा रहता है। ठीक है, CHO, ये एल्डिहाइड जुड़ा रहता है। प्रोपेन में क्या होता है, प्रोपेन में 3 कार्बन हो गए। ठीक, और इसके साथ में कीटोन समूह जुड़ा रहता है, ये अपना कीटोन समूह हो गया। ठीक है, एथेनोइक अम्ल क्या होता है, इसके साथ में क्या होता है, 2 कार्बन जुड़ा रहता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रश्न की व्याख्या रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। ठीक, तो जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया, ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ में घूमता रहता है। ठीक, और
जब अपन फिजिक्स जो मैक्सवेल की थ्योरी है उसको अगर अपना अप्लाई करते हैं तो उसमें बताया गया है कि जब कोई आवेशित कण, ठीक है, त्वरित गति से मोशन करता है, ठीक है, तो एक विकिरण उत्सर्जित होती है, ठीक है। ये जब घूमता रहेगा तो एक विकिरण उत्सर्जित होगी, और अगर ये रेगुलर अगर एनर्जी को अगर अपनी को निकालता रहता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ये पूरी तरीके से ये इसी चक्कर में घूमता रहता है, और ये हमेशा ये स्थायित्व रहता है, ये ऑर्बिट में स्थायित्व रहता है। तो जो रदरफोर्ड है ये इसकी व्याख्या नहीं कर सका कि ये जब ये एक समान गति से घूमता रहता है तो ये स्थायी कैसे रहता है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका, ठीक है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, परमाणु में धनावेशित नाभिक की उपस्थिति नहीं, ये नहीं, त्वरित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बावजूद परमाणु के स्थायित्व है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर पाया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथन, अभिकथन ए और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें उगाना आसान था, उनमें विशिष्ट विपरीत गुण पाए जाते थे, ठीक है। तो यह कथन, ये क्या है, ये सही है, ठीक। उसने मटर का पौधा चुना। मटर के पौधे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं जिनमें मेंडल आसानी से संकरों को नियंत्रित नहीं, जो मटर के पौधे होते हैं ये लैंगिक जनन करते हैं, ठीक, अलैंगिक जनन नहीं करते हैं। इसलिए जो अपना जो इसका जो रीजन है, जो कारण है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या है, ए सत्य है, और आर क्या है, ये असत्य है। तो अपना ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सही लेंस के सूत्र को निरूपित करता है। तो लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे f क्या है, f है फोकस दूरी, ठीक है, v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, ये बिंब की दूरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये भी गलत है, ऑप्शन बी ये भी गलत है, ऑप्शन सी, ये अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी अपना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वायुरोधी डाट वाली एक खाली प्लास्टिक की बोतल को जल से भरी बाल्टी में गहराई तक धकेला जाता है तो अधोमुखी धक्के का प्रतिरोध करने वाला वर्धमान ऊर्ध्वगामी बल क्या कहलाता है। ये अपना क्या है, एक प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, और ये अपने पास में बाल्टी, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जब इसको हम डुबोते हैं तो ऊपर से हम फोर्स लगाएंगे, नीचे से जो ये जल है ये अपने पास में फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, ठीक। नेक्स्ट क्या रहेगा, एलिफेटिक कार्बन यौगिक में बनने वाले आबंध की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो जो कार्बन यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या हुआ 6, ठीक है, 2 और 4, पहले कक्ष में 4 2 फिर दूसरे में 4। तो अब इसके पास में क्या होता है, इसको 8 करने होते हैं, तो ये क्या करता है, 4 के साथ में H के साथ में संयोजक यौगिक बंध बनाता है, ठीक। हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, उपसंयोजक नहीं बनाता है, आयनिक नहीं बनाता है, ठीक। ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, एक सी, ये फिर H, ये H, ये H और ये H, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये क्या करता है, ऐसे करके ये क्या सहसंयोजक बंध बनाता है। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई 100 kg की कार को एक स्थिर ब्रेकिंग ब्रेक द्वारा 5 सेकंड में रास्ता में लगा, बल का परिणाम क्या है। तो बल क्या होता है, F इक्वल टू ma, ठीक है। m क्या है यहाँ पे अपना 100 kg, ठीक। ए क्या है, ए अपना क्या है यहाँ पे त्वरण है ये, ठीक है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू v/t। तो v क्या है अपना वेलोसिटी वेग, और t क्या है टाइम समय। तो अपने पास में कितना है, v कितना है 10 और टाइम कितना है 5। तो जब इसको करेंगे तो ये क्या आ गया 2,
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2000, और फोर्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक, तो आंसर हो जाएगा अपना 2000 न्यूटन। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा। अच्छा, तो जो चालक में जो धारा जो बहती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो बल लगता है वो कैसे निकालते हैं, वो अपन निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि ये अपना जैसे अंगूठा है, ये अपनी तर्जनी अंगुली है, और ये अपनी मिडिल फिंगर है, मध्यम है। ठीक है, तो जो अंगूठा है ये क्या दिखाता है, ये बल की दिशा को बताता है। ठीक, जो अपनी ये तर्जनी अंगुली ये क्या दिखाती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, और जो ये है मध्यम उंगली, ठीक है, ये क्या दिखाती है, ये करंट को या धारा की दिशा को दिखाती है। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर धारा की दिशा को उल्टा कर दिया जाए तो लगने वाले बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, ये भी उल्टी हो जाएगी। तो बी अपना करेक्ट आंसर है। यदि कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी 50 मीटर पूर्व तक जाती है और 10 सेकंड में बिंदु ए पर वापस आ जाती है तो इसका औसत वेग कितना होगा। अच्छा, तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा लगने वाला समय। ठीक, तो समय कितना लग रहा है अपना 10 सेकंड का। ठीक, अभी क्या बोल रहा है, कोई वस्तु ए से बी की ओर 50 मीटर तक जाती है और 10 सेकंड में बिंदु ए पर वापस आ जाती है। ये ए है और ये बी है। ये ए से चलना स्टार्ट हुई बी तक और बी से चलना स्टार्ट हुई ए तक, तो इसका विस्थापन कितना होगा, ये अपनी पहले की स्थिति में आ गई, जहाँ पे ये थी वहीं पे आ गई, तो इसका विस्थापन होगा 0। ठीक है, तो 0/10 क्या हो गया 0, तो औसत वेग कितना हो जाएगा अपना, ये 0। डी अपना आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य करता है, कठोर और मृदु जल। बिल्कुल सही, दोनों में कार्य करता है, केवल शीतल जल, केवल गर्म जल, केवल आसुत जल। ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन गलत हो जाएंगे कि भाई केवल आसुत जल, कि आसुत जल में काम करता है ऐसा भी नहीं है, कि केवल गर्म पानी में ही काम करेगा ऐसा भी नहीं है, और केवल ठंडे पानी में ही ये काम करेगा ऐसा भी नहीं है। तो कठोर और मृदु जल दोनों में ये अपना डिटर्जेंट अच्छे से काम करता है। तो अपना आज का सॉल्यूशन यहीं पे समाप्त।